कहानी की शुरुआत शाही महल के अंदर होती है, जहां एक छोटा लड़का वैन अचानक एक बड़े से बिस्तर पर जागता है। वो अपने हाथों को चेहरे के सामने उठाकर देखता है और उलझन व बेचैनी महसूस करता है। उसे समझ नहीं आता कि उसके हाथ इतने छोटे और कमजोर क्यों लग रहे हैं। तभी धीरे धीरे सच्चाई उसके सामने आती है और उसे एहसास होता है कि वो अपनी पुरानी और दुख भरी जिंदगी से पुनर्जन्म लेकर यहाँ आया है। अपने पिछले जीवन में वैन एक बेहद नीरस और खाली जीवन जी रहा था। वो एक ऐसी नौकरी करता था जिसमें बहुत कम वेतन मिलता था, जो मुश्किल से किराया और रोजमर्रा के खर्च पूरे कर पाता था। हर दिन पिछली ही तरह एक सा होता था। उसकी जिंदगी तनाव, बोरियत और पछतावे से भरी हुई थी। लेकिन किसी कारण से ब्रह्मांड ने उसे दूसरा मौका दिया और उसे एक नई दुनिया में भेज दिया। वह एक दूर दराज गाँव के युवा स्वामी के रूप में पुनर्जन्म ले चुका था। वैन सावधानी से बिस्तर से उतरता है और एक छोटे से लकड़ी के स्टूल पर चढ़कर खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करता है, ताकि वह राज्य को ठीक से देख सके। उसके सामने ऊंची इमारतें, फैली हुई जमीन और शांत आसमान दिखाई देते हैं। लेकिन वह ज्यादा देर तक ये दृश्य देख भी नहीं पाता कि तभी उसकी दासी टिल घबराई हुई दौड़कर आती है और उसे तुरंत नीचे उतरने को कहती है, क्योंकि ये खतरनाक है। इस समय वैन की उम्र केवल 2 साल मानी जाती है, इसलिए जब वह उसे शांत और स्पष्ट शब्दों में जवाब देता है तो टिल हैरान होकर वहीं जम जाती है। अपनी ही आवाज सुनकर वैन को अचानक एहसास होता है कि उसके पास इस दुनिया में बिताए समय की भी यादें मौजूद हैं। ये यादें उसके जापान वाले पिछले जीवन की यादों के साथ मिल जाती हैं और पूरी तरह साबित कर देती हैं कि वह सच में पुनर्जन्म ले चुका है। करीब 1 घंटे बाद वैन अपने पिता और भाई बहनों के साथ खाने की मेज पर बैठता है। कमरा अजीब सी खामोशी से भरा होता है। कुछ लंबी चुप्पी के बाद वैन के पिता जलपा इस खामोशी को तोड़ते हुए अपने दूसरे बेटे जार्ड से पूछते हैं कि वो आज क्या पढ़ाई करने वाला है। जार्ड थोड़ी देर सोचकर जवाब देता है कि वह आग के जादू और युद्ध संरचनाओं का अध्ययन करेगा। इसके बाद जलपा तीसरे बेटे चेस्टो से वही सवाल पूछते हैं और चेस्टो जवाब देता है कि वह भी जादू का अध्ययन करेगा। अंत में जलपा वैन की ओर मुड़ते हैं और उससे पूछते हैं कि वह क्या पढ़ने वाला है। वैन ईमानदारी से जवाब देता है कि अभी बहुत सी बातें हैं जिन्हें वह नहीं समझता, इसलिए वो पहले देश का इतिहास और संस्कृति सीखना चाहता है। वैन का ये जवाब सुनकर उसके भाई बहन अविश्वास में कांप जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि उनका 2 साल का भाई उनसे ज्यादा समझदार कैसे लग रहा है। तभी जलपा जोर से हंस पड़ते हैं और मान लेते हैं कि वो वैन की बुद्धिमत्ता और प्रतिभा से बहुत प्रभावित है। वो बताते हैं कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि वैन को भी आग के जादू की वही मजबूत प्रतिभा मिलेगी जो उन्हें और वैन की माँ को मिली थी। जलपा समझाते हैं कि जादुई योग्यता की परीक्षा वैन के 8 साल का होने पर होगी और वह उसे निराश न करने की चेतावनी देते हैं। इस दुनिया में जादुई योग्यता ही सब कुछ है। जादू मुख्य रूप से 4 तत्वों में बंटा होता है: आग, पानी, हवा और धरती। हालांकि अन्य प्रकार के जादू भी मौजूद है, लेकिन इन 4 तत्वों के अलावा किसी भी जादू को बहुत नीची नजर से देखा जाता है। नाश्ते के बाद वैन अपने अध्ययन कक्ष में जाता है, जहां दासिया उसे इस दुनिया के जीवन और समाज के बारे में एक साधारण सा परिचय देती है। जैसे ही वे अपनी बात पूरी करती है, तभी प्रधान बटलर स्पार्ता अचानक कमरे में प्रवेश करता है और वैन की मेज पर किताबों का एक बड़ा ढेर रख देता है। एस्पार्ता एक बेहद कुशल बटलर है, जिसने कई वर्षों तक वैन के पिता की सेवा की है। फिर भी वैन उससे बहुत डरता है। एस्पार्ता वैन से कहता है कि उसे पहले से पता है कि वैन पढ़ना और साधारण गणित सीखना शुरू कर चुका है, इसलिए वह पूछता है कि वह कहाँ तक पहुँचा है। वैन ईमानदारी से मान लेता है कि वह अभी ठीक से पढ़ नहीं पाता और गणित में केवल जोड़ और घटाव ही कर सकता है। एस्पार्ता जानता है कि वैन इससे कहीं ज्यादा कर सकता है, इसलिए वो खुद उसका शिक्षक बनने का फैसला करता है। एस्पार्ता की पढ़ाई वैन के लिए एक जीवता जागता दुस्वप्न बन जाती है। प्रशिक्षण बेहद सख्त, लंबा और थका देने वाला होता है, जिसमें कोई बहाना या आराम की गुंजाइश नहीं होती। लेकिन इन्हीं कठोर पाठों की वजह से वैन कुछ ही हफ्तों में पढ़ना और लिखना सीख लेता है। लगातार 2 साल की पढ़ाई के बाद वैन आखिरकार 4 साल का हो जाता है और तलवार का प्रशिक्षण शुरू करता है। शुरुआत में वो इसमें बिल्कुल बेकार होता है। वह बार बार हारता है, यहाँ तक कि अभ्यास में दासी से भी हार जाता है। इसके बावजूद वैन हार नहीं मानता और हर दिन अभ्यास करता रहता है। जब वैन 5 साल का होता है, तब उसकी मेहनत रंग लाती है। वो उन बड़े लड़कों से मुकाबला करने लगता है जो सैनिक बनने की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, और वह उनके बराबर लड़ पाता है। वैन देखता है कि उनके हमले सरल और आसानी से अनुमान लगाए जा सकते हैं, इसलिए वो उन्हें बार बार बिना ज्यादा मुश्किल के हरा देता है। बाकी बच्चे उसकी इस काबिलियत से पूरी तरह हैरान हो जाते हैं और मानने लगते हैं कि शायद वह कोई चुना हुआ व्यक्ति है। इसके अलावा बहुत से बच्चे वैन को पसंद करने लगते हैं, क्योंकि उसके भाइयों के विपरीत वह आम लोगों से बात करता है और उनसे सच्ची दोस्ती करता है। कुछ देर बाद वैन पानी पीने के लिए थोड़ा आराम करने का फैसला करता है। तभी उपनाइट कमांडर डी वहां आता है और शालीनता से वैन से उसके हाथ दिखाने को कहता है। डी ध्यान से उसके हाथों की जांच करता है और ये देखकर चौंक जाता है कि उन पर कोई छाले या चोट के निशान नहीं है। इसका मतलब यह होता है कि वैन बहुत लंबे समय से तलवार का अभ्यास नहीं कर रहा है। वैन ये बात स्वीकार करता है और बताता है कि वो हाल ही में पढ़ाई में बहुत व्यस्त रहा है।
डी उसे बताता है कि एस्पार्ता उससे सामान्य से लगभग 3 गुना ज्यादा पढ़ाई करवा रहा है। वह कहता है कि वह एस्पार्ता से बात करके वैन की पढ़ाई कम और प्रशिक्षण बढ़वा सकता है, क्योंकि जिंदगी केवल किताबों तक सीमित नहीं होती। डी फिर कसम खाता है कि अगर वैन को ज्यादा समय प्रशिक्षण के लिए मिला तो वो उसे अब तक का सबसे महान तलवारबाज बना देगा। वैन जवाब देता है कि एस्पार्ता से बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे भरोसा है कि वह पढ़ाई और प्रशिक्षण दोनों संभाल सकता है। डी उसकी बात से सहमत होता है, लेकिन सुझाव देता है कि वो खुद वैन का प्रशिक्षक बने, ताकि ये सुनिश्चित कर सके कि वैन सही रास्ते पर चल रहा है। डी के साथ प्रशिक्षण भी जल्दी ही एक और दुस्वप्न बन जाता है। डी उसे बेहद कठिन अभ्यास करवाता है, जिसमें आराम का लगभग कोई समय नहीं मिलता। फिर भी वैन ये मानने से इनकार नहीं कर सकता कि पुनर्जन्म के बाद से हर दिन कितना भी कठिन रहा हो, वो उसे आनंद ही देता रहा है। पहली बार उसे अपनी जिंदगी में वो संतुष्टि महसूस होती है जो उसे अपने पिछले जीवन में कभी नहीं मिली थी। इसी एहसास के साथ वैन ठान लेता है कि वह इस नई दुनिया में एक मजेदार और अर्थपूर्ण जीवन जिएगा। 1 साल बाद वैन 6 साल का हो जाता है। अब तक पढ़ाई और प्रशिक्षण की लगातार चलती दिनचर्या उसे नीरस और थका देने वाली लगने लगती है। उसे एहसास होता है कि अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो वो कभी उस मजेदार जीवन को नहीं जी पाएगा जिसका उसने खुद से वादा किया था। उस पल से वैन फैसला करता है कि वह अब एक सामान्य बच्चे की तरह व्यवहार करेगा और मस्ती भी करेगा। एक दिन वह दासी से कहता है कि वह बाहर जाकर खेलना चाहता है, इसलिए वह उसे बाजार ले जाती है। वैन चारों तरफ मौजूद अलग अलग लोगों, आवाजों और बिकती हुई चीजों को देखकर हैरान रह जाता है। बाजार में चलते हुए वैन का ध्यान एक विशाल इमारत पर जाता है, जिसे मेरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहा जाता है। वो उसे हैरानी से घूर ही रहा होता है कि तभी पास में एक डरावना दृश्य सामने आता है। एक बच्चे को जंजीरों और बेड़ियों में जकड़कर बाजार के बीच से घसीटते हुए ले जाया जा रहा होता है। वैन तुरंत उस आदमी से पूछता है कि बच्चे को जंजीरों में क्यों बांधा गया है। आदमी जवाब देता है कि वह अपने बेटे को गुलाम के रूप में बेच रहा है, और ये कहते हुए कि बच्चा उसका है, इसलिए वो उसके साथ जो चाहे कर सकता है। दासी वैन को समझाती है कि गरीब परिवारों में ये आम बात है कि जिन बच्चों को वे पाल नहीं सकते उन्हें गुलाम बनाकर बेच दिया जाता है, ताकि उनका जीवन थोड़ा आसान हो सके। वैन मान लेता है कि ये दृश्य बहुत क्रूर और दर्दनाक है, लेकिन साथ ही उसे ये भी लगता है कि वह इसे बदलने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। तभी एक महिला जिसका नाम रोजाली होता है आगे आती है और वैन का अभिवादन करते हुए कहती है कि उसकी सेवा करना उसके लिए सम्मान की बात है। वैन उससे पूछता है कि उस आदमी को अपने बेटे को बेचने पर कितने पैसे मिलेंगे। रोजाली समझाती है कि कीमत बच्चे की जादुई योग्यता पर निर्भर करती है। जब उसे पता चलता है कि उस लड़के में चोरी से जुड़ी योग्यता है, जिसे बहुत ही निम्न स्तर का माना जाता है, तो वह कहती है कि उस बच्चे की कीमत 3 सिल्वर कॉइन से ज्यादा नहीं होगी। ये सुनते ही वो आदमी गुस्से से भर जाता है और अपने बेटे को बार बार लात मारने लगता है, उसे बेकार और निकम्मा कहते हुए चिल्लाता है। फिर वह लड़के को पकड़कर कहता है कि वे किसी दूसरी दुकान पर जाएंगे। अचानक वैन आगे बढ़ता है और उस आदमी को रोकते हुए घोषणा करता है कि वह उस लड़के को 5 सिल्वर कॉइन में खरीदेगा। आदमी तुरंत मान जाता है, पैसे लेता है और बिना पीछे देखे वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वैन लड़के के सामने घुटनों के बल बैठता है और अपना परिचय देता है। लड़का अपना नाम कैम्शन बताता है। वैन कैम्शन से कहता है कि वह जहाँ चाहे जा सकता है, वो अब आजाद है। वैन का उसे सच में गुलाम बनाने का कोई इरादा नहीं था, उसने उसे सिर्फ इसलिए खरीदा था ताकि वह उसे आजाद कर सके। लेकिन जब वैन को पता चलता है कि कैम्शन के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, तो वो उसे अपने साथ रहने का सुझाव देता है। तभी एक पहरेदार बोल उठता है और वैन को चेतावनी देता है कि मार्क्वेस शायद किसी अनजान लड़के को घर लाने की अनुमति न दे, लेकिन अगर उस लड़के को वैन के गुलाम के रूप में दर्ज कर दिया जाए तो कोई समस्या नहीं होगी। वैन कैम्शन से पूछता है कि क्या उसे ये मंजूर है और कैम्शन सहमति में सिर हिला देता है। उसी पल से कैम्शन आधिकारिक रूप से वैन का गुलाम बन जाता है। इसके बाद रोजाली उन्हें बताती है कि सब कुछ तय होने से पहले उन्हें गुलामी का अनुबंध पूरा करना होगा। वैन और कैम्शन दोनों एक साथ अपने हाथ आगे बढ़ाते हैं। रोजाली के निर्देशों के अनुसार जैसे ही गुलामी का अनुबंध बनता है, कैम्शन की हथेली के पीछे एक चमकता हुआ निशान उभर आता है। यह निशान गुलामी के अनुबंध का प्रमाण होता है और जब तक अनुबंध सक्रिय रहेगा ये कभी नहीं मिटेगा। सब कुछ पूरा होने के बाद वैन और कैम्शन साथ में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर जाते हैं ताकि कैम्शन को साफ कपड़े मिल सके और वो अब सड़क का जंजीरों में जकड़ा गुलाम न लगे। कुछ दिन बाद महल में वापस आकर वैन आखिरकार शांति का एक दुर्लभ पल महसूस करता है और एक कुकी उठाने ही वाला होता है। जैसे ही वो उसे मुंह में डालने वाला होता है, कैम्शन कमरे में आकर उसे बताता है कि डी प्रशिक्षण के लिए आ चुका है। वैन तुरंत जम जाता है। बिना एक पल की भी देरी किए वो कुकी कैम्शन के हाथ में थमा देता है और उससे कहता है कि जाकर डी को बता दे कि वह यहाँ मौजूद नहीं है। वैन को अच्छी तरह पता होता है कि वह एक और बेरहम प्रशिक्षण सत्र सहन नहीं कर पाएगा। कैम्शन वैसा ही करता है और बाहर जाकर डी से कहता है कि वैन उपलब्ध नहीं है। डी साफ तौर पर निराश हो जाता है, लेकिन चूंकि वह फिर भी किसी को प्रशिक्षित करना चाहता है,
इसलिए वो कैमशन को ही पकड़ लेता है और वैन की जगह उसका प्रशिक्षण शुरू कर देता है। इसके बाद 2 और साल बीत जाते हैं। अगला हिस्सा मिस न करने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए।